डैन मैडी से क्यों है नाराज? क्या करता है टिड्डियों का झुंड? क्या क्या तरीके अपनाती है मैडी ये जंग जीतने के लिए? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बोलीग्राज स्टूडियोज में। और आज हम बात करने वाले हैं मजेदार फिल्म लोकस्ट के बारे में। फिल्म को नजदीक से जानने के लिए जुड़े रहिए आखिर तक हमारे साथ। फिल्म वर्जीनिया में एक USDA अनुसंधान प्रयोगशाला में शुरू होती है। एक युगल रात में प्रयोगशाला में ऑस्ट्रेलियाई प्लेग टिड्डे के प्रायोगिक झुंड को खिलाने के लिए आता है। वे कार्य को जल्दी से पूरा करने और डेट पर जाने की योजना बनाते हैं। विली एक बाहरी व्यक्ति है जो देखकर भयभीत है। वह कीड़े उन्हें खिलाने में मदद करने के लिए बॉक्स के अंदर जाने से इनकार करता है, जबकि उसकी प्रेमिका जीना उस पर हंसती है और फिर खुद ही काम करती है। बॉक्स में 2 कांच के दरवाजे होते हैं, जिनमें से एक को फिकस के पेड़ के साथ भोजन के रूप में अंदर जाने के बाद एक कोड खोलने की आवश्यकता होती है। पहला दरवाजा बंद होना चाहिए ताकि कोई भी कीट बच न सके। जीना इतनी आश्वस्त है कि वह कीड़ों से सीधे संपर्क करने से पहले सुरक्षात्मक गियर पहनने की जहमत नहीं उठाती है। उसे जल्द ही पता चलता है कि यह एक गलती थी जब कीड़े हमला करना और काटना शुरू करते हैं। विली उसकी मदद करने के लिए दौड़ता है, लेकिन कोड नहीं जानता है। सैकड़ों टिड्डियों द्वारा लगातार हमला किए जाने पर भी वह कोड को बताती है। अंत में वह कीड़ों को दूर करने के लिए सुरक्षात्मक कोड का उपयोग करता है और उसे बॉक्स से बाहर लाता है। युगल सांस से बाहर है और उन्होंने जो अनुभव किया है उससे हिल गया है। वाशिंगटन में कहीं और अमेरिकी कृषि सचिव मैडी रायडन अपने पति डैन के साथ है। उन्होंने एक अलग राज्य के लिए मैडी के जाने से पहले उस शाम को एक साथ दिन बिताने की योजना बनाई है। हालांकि उनकी योजना नाकाम होती है जब मैडी को अपने सहायक विवियन का फोन आता है। वह परेशान हो जाती है। वह उसे एक USDA लैब के बारे में बताती है जिसे गांव ने लाल झंडी दिखाई थी। वह हैरान है क्योंकि उसे लैब में होने वाले किसी भी खतरनाक प्रयोग की जानकारी नहीं है। वह केवल अपने सुरक्षा संपर्कों का उपयोग करके जांच करने की कोशिश करती है। पता चलता है कि जानकारी को वर्गीकृत किया गया है क्योंकि मामला संदिग्ध है। उसे उस शाम अपनी उड़ान से पहले प्रयोग के बारे में पता लगाना है, इसलिए वह अपने पति के साथ योजनाओं को छोड़ देती है और अपने सहायक को 15 मिनट में उक्त प्रयोगशाला में आने के लिए कहती है। डैन इस बात से चिढ़ जाता है कि उसके पास उसके लिए कभी समय नहीं है। उसने उसके साथ रहने के लिए एक प्रमोशन और वेतन वृद्धि छोड़ दी है, इसलिए जब उसे काम पर जाना होता है तो वह और भी निराश होता है। लैब में मैडी अपने पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर पीटर एक्सलरोड से मिलती है, जो शोधकर्ता भी है जिसकी मैडी को जांच भी। पीटर उसे प्रयोगशाला में ले जाता है, जहां प्रयोगात्मक स्थान को यह दिखाने के लिए रखा जा रहा है कि उसने क्या बनाया है। वह बॉक्स के अंदर से एक टिड्डी निकालता है और मैडी के आश्चर्य के लिए कीटनाशक के साथ इसे निचोड़ता है। कीटनाशक कुछ भी नहीं करता है। कीट का अर्थ है कि यह इसके प्रति प्रतिरक्षित है। पीटर कहते हैं कि उन्होंने रेगिस्तानी टिड्डे के साथ ऑस्ट्रेलियाई प्लेग ठिकाने को पार करके एक संकर बनाया है। आनुवंशिक रूप से संशोधित ठिकाना सभी ज्ञात कीटनाशकों के प्रतिरोधी है, जो वे सामान्य स्थान से 10 गुना तेजी से प्रजनन करते हैं और वे कई वर्षों तक जीवित रहते हैं। मैडी को पता चलता है कि भले ही कीटों में से एक को छोड़ दिया गया हो, यह एक घातीय दर से प्रजनन कर सकता है और महाद्वीपों को नष्ट कर सकता है, जिससे टिड्डियों की विपत्तियां पैदा होती हैं। वह घोषणा करती है कि यह प्रयोग एक बायोवेपन है और अंत में मानती है कि इसे रक्षा विभाग द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। उसके पास अधिकारियों को सभी हाइब्रिड टिड्डियों को नष्ट करने का आदेश देने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। वह अनैतिक और खतरनाक प्रयोग करने के लिए प्रयोगशाला से पीटर को भी निकालती है, जिसके बाद सुरक्षात्मक सूट और फ्लेमथ्रोवर वाले वैज्ञानिक सभी ठिकानों को नष्ट कर देते हैं। उनमें से एक चुपके से मुट्ठी भर कीड़ों को बायोहाजिर्ड लेबल वाली एक ट्यूब में बचाता है। ऐसा करने के लिए उसे रक्षा विभाग द्वारा घूस दी गई थी। बदलते समय वह गलती से जार को एक सिंक में गिरा देता है, जिससे कई टिड्डियां नाले से नीचे भाग जाती हैं। बाद में हम एक मैनहोल के माध्यम से टिड्डियों को भागते हुए देखते हैं। मैडी कई घंटे बाद घर लौटती है, जहां डैन उसका इंतजार कर रहा है। वह शांति से उससे कहता है कि वह अब उसके साथ नहीं रह सकता क्योंकि वह उससे ज्यादा अपने काम को प्राथमिकता देती है। अन्यथा मैडी उसे मना नहीं सकती है, क्योंकि उसके पास अपने अगले मिशन पर जाने के लिए उड़ान पकड़ने से पहले बहुत थोड़ा समय है। इस बीच मैरीलैंड में संहारक शेष कीड़ों को लाता है, जिन्हें उसने प्रयोगशाला से पुनर्प्राप्त किया था।
फिर मामला सेना के ट्रक में स्थानांतरित कर दिया जाता है। अचानक वाहन चलाने वाले व्यक्ति पर एक अज्ञात कीट द्वारा हमला किया जाता है, जो पुराने टिड्डे की तरह दिखता है। दुर्घटना के कारण शीशी गाड़ी में गिरकर टूट जाती है, जिसकी वजह से कीड़े हवा में छूट जाते हैं। 1 महीने बाद मैडी को पता चलता है कि वह गर्भवती है। वह डैन को फोन करती है। वह कॉल रिसीव करता है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे खबर बता सके, उसे फोन रखना पड़ता है। अगले दृश्य में हम नदी के किनारे डेरा डाले हुए एक जोड़े को देखते हैं। वे देखते हैं कि उनका तंबू सैकड़ों टिड्डियों से भरा हुआ है। फिर कुछ घंटों बाद नपा घाटी में एक झुंड उतरता है, जिससे किसान डर के मारे भाग जाते हैं। मैडी, जो अपनी टीम के साथ सड़क पर है, उसी झुंड को ऊपर की ओर उड़ते हुए देखता है। वे तुरंत इसके पैटर्न को ट्रैक करना शुरू कर देते हैं। पीटर घर पर अपनी पत्नी के साथ अपनी वित्तीय स्थिति पर चर्चा कर रहा है। अब वह बेरोजगार है। वे अपनी बेटी सोफिया के बारे में चिंतित है। पीटर सोफिया के साथ बस स्टॉप पर जाता है और फिर जिम के लिए जाने लगता है। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वह एक मकई के खेत के पास रुकता है, करीब से देखने पर टिड्डियों के एक बड़े झुंड को आसमान में उड़ते हुए देखता है। वह चौंक जाता है। उसे एहसास होता है कि ये वे हाइब्रिड टिड्डे हैं जिन्हें उसने बनाया था। वह तुरंत सोफिया की स्कूल बस का पीछा करता है, लेकिन इससे पहले टिड्डियां बस तक पहुंच जाती हैं और बच्चों पर हमला करती है। पीटर आता है और एक बेहोश सोफिया को अपनी कार तक ले जाता है। नापा घाटी में मैडी और उसकी टीम खेत में पहुंचती है, जिस पर पहले हमला किया गया था। वे देखते हैं कि टिड्डियों ने हर झाड़ी और पेड़ को छाल तक छीन लिया है। मैडी को स्थिति की गंभीरता का एहसास है और वाशिंगटन डीसी में खतरों के कृषि विभाग को सचेत करती है और डैन को भी के संक्रमण के बारे में पता लगता है। मैडी को फोन करता है, उससे इसके बारे में पूछता है क्योंकि वह यूएस वेदर सर्विस में काम करता है। मैडी उससे झुंड के अगले मूवमेंट की भविष्यवाणी करने के लिए मौसम के मिजाज के बारे में अपडेट मांगती है। उनका अनुमान है कि उन दो में से एक झुंड प्रत्येक तट पर बने हैं, कुछ ही घंटों में पिट्सबर्ग चले जाएंगे। इस बीच कहीं विसालिया, कैलिफोर्निया में एक साइट्रस फेस्टिवल के लिए भीड़ इकट्ठी हो गई है, जो उनके रास्ते में आने वाले घातक कीड़ों के झुंड से अनजान है। और मैडी और उसकी टीम साइट्रस फेस्टिवल में पहुंचती है और इसे खाली करना शुरू कर देती है। हालांकि इससे पहले कि हर कोई सुरक्षित स्थान पर हो, झुंड उन पर हमला करता है। इसी बीच कोई गलती से एक कैमरा गिरा देता है, जो घटना को रिकॉर्ड करता है। झुंड पिट्सबर्ग पहुंचता है और आकाश में विशाल काले बादल बनाता है। जल्द ही कीड़े शहर में कहर बरपाते हैं और पिट्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर वेंट के माध्यम से कार्यालय भवनों और घरों में प्रवेश करते हैं। हवाई यातायात नियंत्रण से कार्यकर्ता और उसे उत्तर पूर्व में विमानों को लॉन्च न करने के लिए कहता है। हालांकि कार्यकर्ता उसे गंभीरता से नहीं लेते। उनकी गलती के कारण एक विमान झुंड से टकरा जाता है और एक विस्फोट के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है से टकरा जाता है। जिसके बाद पीटर अपनी पत्नी के साथ अस्पताल वापस जाता है और वहां बेटी के साथ खबर देखते हैं, जहां साइट्रस फेस्टिवल में कैप्चर किया गया वीडियो प्रसारित किया जा रहा है। तभी एफबीआई एजेंट पीटर को गिरफ्तार करता है और उसे संघीय हिरासत में लेता है। उसी समय मैडी अपने अगले कदम पर चर्चा करने के लिए अपने बॉस सचिव मोरालेस और कई अन्य अधिकारियों से मिलती है। डैन भी उपस्थिति में है, क्योंकि वह फसलों में अपनी विशेषज्ञता के कारण सिफारिश करता है कि वे पूरे देश में फसलों की कटाई करें, ताकि इससे पहले के फसलें नष्ट हो, टिड्डियों को भूखा रखा जाए। बैठक के दौरान वे पाते हैं कि प्राणियों का पूर्वी झुंड मांसाहारी हो गया है और उन्होंने पशुओं को खाना शुरू कर दिया है। वे दर्ज करते हैं कि अगर टिड्डियों को भूखा रखा जाता है तो वे जानवरों को खा सकते हैं और अंततः इंसान को भी। बैठक के बाद मैडी डैन को बताती है कि वह उसके बच्चे के साथ गर्भवती है। वो खुश है, लेकिन उनके पास जश्न मनाने के लिए ज्यादा समय नहीं है। इस बीच पीटर एफबीआई ब्यूरो में अधिकारियों से टिड्डियों को रोकने के तरीके के बारे में बात कर रहे हैं। उनका दावा है कि अमेरिकी आबादी के 50% को मारे बिना उन्हें रोकने का कोई तरीका नहीं है। वैज्ञानिकों ने पाया एक वैकल्पिक तरीका जहां केवल 10% आबादी को मार दिया जाएगा। वे उन्हें मारने के लिए एक बेहद जहरीली वीएक्स गैस छोड़ने की योजना बना रहे हैं। थोड़ी देर बाद मैडी पीटर से मिलने के लिए उड़ान भरती है और एफबीआई की वीएक्स तंत्रिका गैस को छोड़ने की योजना के बारे में पता लगाती है। वह उस योजना का विरोध करती है,
जिसकी तुलना परमाणु बम हमले से की जाती है, जिसमें लाखों लोग मारे जाएंगे। फिर भी अधिकारियों ने उसे उन अरबों लोगों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा जिन्हें सामान्य तौर पर बचाया जाएगा। बीमार ओहियो मैडी के ऊपर उड़ने वाले झुंड पर गैस का परीक्षण करना चाहती है। इसके लिए केवल इसलिए सहमत होती है क्योंकि उसने वादा किया है कि परीक्षण ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाएगा जिसमें लगभग कोई आबादी नहीं है। फिर भी वह राष्ट्रीय समाचार को कॉल करती है और गुप्त रूप टेस्ट रन के बारे में उन्हें बताती है, बाकी समूह के साथ हेलीकॉप्टर में चढ़ने से पहले। जब वे हवा में होते हैं तो उन्हें सूचित किया जाता है कि ओहियो पर लक्षित झुंड दक्षिणी इंडियाना की ओर बढ़ गया है, जो कि अधिक आबादी वाला है। यदि वे योजना के साथ जाते हैं तो वे टेस्ट रन के कारण लाखों लोगों को मार देंगे। मैडी प्रोटेस्ट करती है, लेकिन जनरल मिलर जवाब देता है कि कुछ भी करने के लिए बेताब। उसने कभी पुष्टि नहीं की कि कोई मौत नहीं होगी। मैडी वीएक्स कंटेनर को तोड़ने के लिए एक स्पैनर का उपयोग करती है। डर है कि वह बोर्ड पर सभी को मार देगी। मिलर को उतरने से पहले गैस जारी होने से पहले अनिच्छा से घूमना पड़ता है। मैडी कॉल डैन और उसे अपने दादा लाइल पर जांच करने के लिए कहती है, जिसका खेत लोकस डैन के रास्ते में स्थित है। वो तुरंत इंडियाना के लिए रवाना होता है, जबकि मैटी और पीटर भी ऐसा ही करते हैं। पीटर को बेटी का फोन आता है जो कोमा से बाहर आई है। वे खेत में पहुंचते हैं और लाइल से मिलते हैं, जो मवेशियों को इकट्ठा कर रहा है और उन्हें घर के अंदर ले जा रहा है। मैडी और पीटर उसकी मदद करते हैं और डैन उनके साथ जुड़ते हैं। बाद में झुंड द्वारा खेत पर हमला करने के कुछ समय बाद समूह को खुद को बचाने के लिए एक धातु अनाज साइलो में आश्रय लेना पड़ता है, क्योंकि वे कीड़ों को कटे हुए अनाज से दूर रखने के लिए विचार मंथन करते हैं। मैडी को याद आता है कि बिजली के खंभे से टकराकर कुछ टिड्डियां मर गई थी। जाल के बाहर उसे एक विद्युत प्रवाह भेजने के लिए एक पुराने जनरेटर का उपयोग करने का विचार मिलता है, जो उम्मीद है कि वे इसका उपयोग करने की कोशिश कर रहे कीड़े को मार देंगे। लेकिन पता चलता है कि जनरेटर के पास खलिहान के दूसरी तरफ से ईंधन प्राप्त करने के लिए कोई ईंधन नहीं है। पीटर स्वयंसेवक बनता है और बाहर जाता है। खुद को बचाने के लिए एक चादर ओढ़ता है। झुंड उस पर तुरंत हमला करता है, लेकिन वह जनरेटर को अंदर ले जाने में कामयाब होता है। इस समय तक वह खून से लथपथ हो जाता है, जिससे पता चलता है कि कीड़े मांसाहारी हो चुके हैं। लाइल जनरेटर को लोड कर देते हैं और केबल को धातु के खोल से जोड़ देते हैं। साइलो, जो कीड़े साइलो पर हमला कर रहे हैं, बिजली के माध्यम से एक शक्तिशाली धारा भेजता है। पीटर बहुत अधिक रक्त खो चुके हैं। संघर्ष के कारण तुरंत मारे जाते हैं। उसके बाद डैन और मैडी होमलैंड सुरक्षा विभाग में वाशिंगटन डीसी के लिए दौड़ते हैं। अधिकारी मिलर की योजना से सहमत होते हैं। स्वार मैट पर जहरीली वीएक्स गैस का उपयोग करने के लिए और बहस में प्रवेश करते हैं। उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, अन्यथा जब वे बिजली मिलर का उपयोग करने का सुझाव नहीं देते हैं, विश्वास है कि यह काम कर सकता है। ऊर्जा विभाग के सचिव से पता चलता है कि स्वार को मारने के लिए एक विशाल विद्युत प्रवाह बनाना संभव है, क्योंकि दोनों झुंड महाद्वीपीय बिजली ग्रिड के पास आ रहे हैं। अंततः सभी अधिकारी योजना का समर्थन करते हैं, मिलर को छोड़कर, जो चेतावनी देते हैं कि वह कार्य करेगा यदि योजना विफल हो जाती है। मैडी को याद है कि कीड़े प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं। वह यूएसडब्ल्यू को बुलाती है और उनसे बिजली लाइनों के पास मौसम के गुब्बारे लॉन्च करने के लिए कहती है, ताकि अगले दिन कीड़ों को आकर्षित किया जा सके। पूरे संयुक्त राज्य में बिजली बंद हो जाती है। इसे दो शक्ति में बदल दिया जाता है। पश्चिमी और पूर्वी अमेरिका में एक एक लाइनें मैडी और डैन साइट पर पहुंचती है और वायुसेना को मौसम के गुब्बारों को करीब ले जाती है। बिजली की लाइनें जल्द ही बिजली ग्रिड सक्रिय हो जाती है और झुंड प्रवर्धित बिजली के केबलों में उड़ जाते हैं। दुर्भाग्य से केबल आग की लपटों में फट जाते हैं, लेकिन योजना अभी भी काम करती है। बिजली से लोकस स्वान मारे जाते हैं। जो अधिकारी अपनी सांस रोक रहे थे, सफलता का जश्न मनाते हैं, लेकिन सामान्य मिलर को लाखों लोगों को मारने की इच्छा के परिणामों के बारे में चेतावनी दी जाती है। दृश्य 1 साल बाद बदल जाता है। मैडी ने एक बच्चे को जन्म दिया है और डैन के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही है। उसे एक नई नौकरी का प्रस्ताव मिलता है, लेकिन यह दिखाने से पहले डैन से सलाह लेता है। उसका परिवार उसके लिए उसकी नौकरी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। बस कहानी यहीं समाप्त होती है। मैं सानिया सैफी आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ।